आप लोग के सामने मैं मैट्रिक्स एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और ये आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में मैट्रिक्स और उसके टाइप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ बात हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एक ठो डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाया इस टाइप का, आप समझना है, अगर एक बार समझ जाओगे ना चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया इस टाइप का, सब कुछ करो, मैंने एक डायग्राम बनाया और इस टाइप का जो बॉक्स जो बना है ना, इसको हम लोग एरे कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे में क्या होता है कि जैसे ये अगर आप बस अगर देखे होंगे तो बस में क्या होता है कि दो तरीके का बस होता है ना। एक बस में क्या होता है कि बीच में जैसे ये गली होती है, बीच में ये गली होती है, इधर सपोज करो ये 2 सीट वाला है और इधर सपोज करो इधर भी 2 सीट वाला है। तो इसको हम लोग 2x2 कहते हैं, इसको 2x2 बस कहते हैं। 2x2 है, माने बस जो है वो क्या है, स्लीपर है, 2x2 या फिर जो भी हो, है ना, सीटिंग वाला पे। ये अगर मान लो कि गली यहाँ पे है, अगर यही बस में ऐसा रहता है कि गली यहाँ पर है और इधर 1 सीट लग रहा हो और इधर 2 सीट लग रहा हो, तो इसको हम 2x1 कहते हैं। और अगर 1 सीट इधर लग रहा हो और 3 इधर लग रहा हो तो 3x2 कहते हैं। तो मतलब इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको एक कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर जगह पे ये क्या होता है, अरेंज होता है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ मैट्रिक्स की बात होगी कि मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक तरह से ये अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट किस टाइप का, जैसे मैंने एक तो ये बनाया बॉक्स टाइप का, ठीक है। इसमें आप हम क्या करते हैं कि ये एलिमेंट का अरेंजमेंट इस टाइप से करते हैं ऐसे, या फिर हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा, एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या, ये स्केलर भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा नंबर हो सकता है ना। अब नंबर में सारे नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल, है ना, रियल चाहे वो इंटीजर चाहे जो भी हो, सभी कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है। इनमें से कोई चीज़ यहाँ पे इस डब्बे में भरा रहेगा, है ना। तो मैट्रिक्स बेसिकली इसका हम डेफिनेशन जानेंगे तो इसमें होता क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझना। ये सीधा बात यही समझना कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से, है ना। और अरेंजमेंट में जैसे अगर मैं इस टाइप से देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, तो इसको हम लोग रो कहते हैं। ये अरेंजमेंट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये हमारा रो हो गया, है ना, ये हमारा रो हो गया और ये भी हमारा क्या होगा, रो हो जाएगा। और जो इस टाइप से है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, है ना, कॉलम, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। इसको हम रो 1 कहेंगे, इसको रो 2 कहेंगे, रो 3 करेंगे, इसको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, है ना। माने इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर 3 रो है तो ये सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3, और 3 कॉलम है तो यहाँ भी लिखेंगे 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है जिसका रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो अगर सपोज करो कोई ऐसा बनाता है ना, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, या फिर कोई ऐसा बनाता इस टाइप से, या फिर कोई ऐसे बनाता, या फिर कोई ऐसे बनाता। अब ये जो आप लोग गोला देख रहे होंगे, ये बॉक्स है, यहाँ पे हमारा क्या क्या हो सकता है, इस बॉक्स में क्या क्या आ सकता है। इसमें हमारा एलिमेंट्स कहते हैं, इसको मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस एलिमेंट के तौर पर हमारा क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, अभी जस्ट पहले बताया, वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है। इसमें कोई भी इन तीनों में से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जानना है, ये जितने सारे हमने अरेंजमेंट लिया ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। अब इसमें जानना है कि इसके अगर हम ऑर्डर जानना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें रो कितना होगा और कॉलम कितना होगा। तो आप रो की काउंट करोगे ना, तो ऐसे आप लाइन खींचोगे, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा माने 3 रो है। और अगर मैं कॉलम की बात करूँगा तो ऐसे खींचूंगा, तो 1 और 2 माने 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या नाम देंगे, क्या ऑर्डर देंगे, तो 3:2।
अब बहुत आसान आप समझ गए होंगे कि अगर इसमें हमको ऑर्डर इसका लिखना है कि कितना ऑर्डर का है, तो सबसे पहले रो की संख्या देखेंगे। तो रो की संख्या तो सर 2 है, तो रो की संख्या यहाँ 2 लिखेंगे। कॉलम की संख्या देखना तो ऐसे करेंगे, तो कॉलम की संख्या 3 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले रो चेक करना है। तो रो के लिए क्या करना है, इस टाइप से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है ना। तो इसमें 3 ठो रो है और इसमें कॉलम जानना है, तो 1 ठो रो होगा इसमें, तो 3:1 हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। इसकी ऑर्डर जानना है, तो सबसे पहले रो ड्रॉ किया, तो ये 1 हो गया, और इसमें हमारा कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसमें 4 लिख दिए। तो ये हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इस चीज़ को ना हम थोड़ा बढ़िया से अब समझा देते हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या होगा, डेफिनेशन आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा आप लोग का। तो डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ, फिर जो चीज़ मैंने समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में कि अ सेट ऑफ m इंटू एन, है ना, mn नंबर्स, है ना, m इंटू n नंबर्स होगा, जो स्केलर्स भी हो सकता है या फिर कुछ भी वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है ना। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, डिनोटेड बाय इस टाइप से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना। नोट्स आप लोग सब बनाते चले जाना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ये इस टाइप से लिखे, यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बना देते हैं, जस्ट कैसे बनाते थे अभी जस्ट बताया। अब एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एलिमेंट्स सपोज करो कि ये हमारा पहला है, फिर ये दूसरा है, इस टाइप से 1 3, है ना, इस टाइप से ये जा रहा है। ये सपोज करो ये 1n है ना। पहले देख लो सब लोग, A21 A22 A23 इस टाइप से ये कहाँ तक जा रहा है, ये 2n तक जाएगा। यहाँ पे फिर इसी तरह से A31 A32 A33 इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगा, A3n तक जाएगा। अगर ये इसी तरह से चलता रहे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, AM1 AM2 AM3 इस टाइप से AMn होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, इसमें देखो यहाँ पे अगर ऐसे देखोगे तो ये m टाइप आया है, मैंने m बार आया है, ये m बार आया है, तो इसका मतलब हम इसको ऑर्डर लिखेंगे, ये हो जाएगा m। और अगर ऐसे देखोगे तो ये हाईएस्ट कितना बार गया है, n बार गया है, तो इसका मतलब ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। तो अब ये बात को आप यहाँ से समझो क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि ये सेट ऑफ mn नंबर, मतलब मैट्रिक्स में जो नंबर होगा ना m/n होगा, कितना होगा, m/n होगा। मतलब कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जितना आएगा उतना ही नंबर होगा। जैसे इसमें आप सपोज कर लो कि जैसे मैंने यहाँ पे पहला मैट्रिक्स लिया था 3:3, तो इसमें टोटल कितना होगा 9, तो इसमें 9 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से इसमें अगर देखोगे 3 × 2 6 है, तो इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इसी तरह से 2 × 3 लिया तो इसमें देखो 6 एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कभी कॉलम को बढ़ा दिए कभी रो को बढ़ा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को बराबर भी कर सकते हैं कभी कभी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स, है ना, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे डिनोटेड बाय a, है ना। तो इस टाइप से अगर रेक्टेंगुलर एरे में एक अरेंजमेंट जो इस प्रकार से रो और कॉलम का दिखाई दे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका ऑर्डर अगर जानना हो तो क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो काउंट करना, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट करना, और यहाँ पे m/n लिख देना। तो ये चीज़ कहलाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर क्या है, m/n है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स को ना हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल A B C D से, है ना, इत्यादि से क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप तो ये समझ गए कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक मतलब m/n नंबर्स का अरेंज फॉर्म होता है इन रेक्टेंगुलर एरे, है ना। और ये आपको समझ में आया तो अब इस चीज़ को हम लोग एग्जांपल देके लिख सकते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स इस टाइप से लिया, आप लोग ऑर्डर बताते चले जाओगे, मैं फिर फाइनल बता दूंगा, ठीक है। जैसे 2 4 6 3 1 5 6
4 2 1, एक इस टाइप से मैंने मैट्रिक्स लिया। बी एक को ले लिया इस टाइप का, मान लेते हैं 2 3 1 4 6 2 1 7, ठीक है। और सी ले लिया सपोज करो 1 4 2 1, ठीक है। तो डी ले लिया अगर सपोज करो 2 3 1 4 1 6। तो बहुत ही आसानी से आप ऑर्डर बता सकते हो और इसमें एलिमेंट कितने हैं वो भी बता सकते हो। जैसे मैं अगर मैट्रिक्स ए की ऑर्डर पूछूं आपसे तो क्या जवाब आएगा? तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रो, उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। यहाँ पे लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो इसमें रो कितना है? तो रो इसको गिनने के लिए ऐसे लाइन खींच देना, तो इसको काउंट करो तो कितना आया? 3 आया, तो यह जगह 3। और कॉलम के लिए इस टाइप से देखो तो ये भी 3 आ रहा है, तो ये 3/3 हो जाएगा। अब बहुत आसानी से इसका बता दोगे। सर रो पहले लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, तो रो की संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या 2 है, तो 2/2 हो जाएगा। अब इसमें देखो अगर रो देखा जाए तो इसमें 2 है और कॉलम की बात करें तो इसमें कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2:4 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ से अगर मैं देखो रो की संख्या बात करूँ तो 3 है और कॉलम की संख्या की बात करूँ तो 2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? मैट्रिसेस हो गया। और मैट्रिक्स को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इतना हम लोग जो यहाँ पे जो लिखे हैं मैट्रिक्स ए को इतना फैला करके, इसको लिखने का एक और तरीका है बच्चों, तो ये भी बात आप समझ लोगे, ठीक है। जैसे मैं मैट्रिक्स ए को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ए को हम एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वो तरीका ये है कि अगर हम ए लिखे हैं तो एलिमेंट को हम AIJ से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं M/N। अब I जो है हमारा वो क्या है? I जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो कहाँ तक जा रहा है? 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस टाइप से कहाँ तक जाएगा? M तक जाएगा। और J हमारा कॉलम को डिनोट कर रहा है तो इसको 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा? N तक जाएगा। मतलब कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के एक और तरीका है जो कि ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी हम मैट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो अगर मुझे इस फॉर्म में अगर दिया गया है, ये समझ लो कि ये नोटेशन है। ये क्या है? नोटेशन फॉर्म है, नोटेशन है ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, तो कैसे एक्सपेंड करूँगा ये आप बहुत अच्छे से समझोगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, अब अगर ए को हम एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करना, हम पहला रो को लिखते हैं। पहला रो को लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉलम हमारा लिखा जाएगा। जैसे पहला रो में क्या होगा? पहला रो में I का वैल्यू 1 होगा। इस रो में जहाँ पे हम IJ लेंगे I का वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये 1 1 आएगा, माने कि ये 1 1, फिर ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, इस तरह से ये 1 N तक जाएगा, है ना। तो A1 2 A1 3 इस टाइप से कहाँ तक जाएगा? A1N तक जाएगा। इसी तरह से फिर सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे तो फिर इससे 2 2 3 4 इस टाइप से जाएगा। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो A21 A22 A23 इस तरह से कहाँ तक जाएगा? A2N तक। अब आप इस पैटर्न को अगर आप समझ गए हो तो एक ठोर लिख देता हूँ, A31 A32 A33 इस टाइप से बच्चों कहाँ तक जाएगा? 3N तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे M की बात करूँ तो AM1 AM2 AM3 और इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगा? AMN तक जाएगा। और वही मैट्रिक्स आ गया क्या? पहले जैसा। और इसका ऑर्डर क्या है? M/N। तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दोनों फॉर्म आपको याद रखना है। एक्सपेंडेड से हम इसको डायरेक्ट अगर ऐसे लिखूं, एलिमेंट हमारा ए, सब में ए दिख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ ए लिख दो, है ना। अब 1 2 ये 3 ये सब वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो इसको एक I सपोज कर लो और ये J सपोज कर लिया। और यही एलिमेंट था, ऑर्डर क्या है? M/N। I की वैल्यू यहाँ लिख दो 1 2 3 से कहाँ तक? तो M तक। और J की वैल्यू कहाँ तक? 1 2 3 कहाँ तक? N तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके, है ना। तो ये बहुत आसान चीज़ है। एक चीज़ और हम लोग को अभी समझना है, जैसे मैं ऑर्डर की तो बात कर लिया, अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करनी हो तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सीधा दोनों का ऑर्डर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बताता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लो कि बोलेगा कि एलिमेंट का पोजिशन ऑफ एलिमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है जानना, ठीक है। पोजिशन ऑफ एलिमेंट, पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए, माने कि एलिमेंट्स का पोजीशन जानना है कहाँ पे? मैट्रिक्स में। तो कैसे जानेंगे बच्चों? इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से बच्चे को मैट्रिक्स को समझना शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक ठो कि
एक मैट्रिक्स ए है ना, 1 2 5 4 6 3 2 1 7 है ना, 9 3 4 7 इस टाइप से मैं एक मैट्रिक्स ले लिया। आप बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर की बात कर रहे हो सर, अभी तो मैं जस्ट सीखा हूँ 1 2 3, तो ये 3 है इसका रो, और सर ऐसे इस टाइप से तो 4 ठो है, तो 4 कॉलम है, तो 3:4। अब देखो पोजीशन का क्या मतलब होता है मैट्रिक्स में, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत आसान है। देखो करना क्या है, पोजीशन की बात कहने का मतलब हुआ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये 1 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो कैसे जानेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है। अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन है, तो मैं इसको लिखूँगा A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 1। इसकी जगह क्या है A1 2, इसकी जगह क्या है A1 3, इसकी जगह क्या है A1 4। चूँकि 4 हमारा रो 2 ही, एक सॉरी कॉलम हमारा 4 ही है, तो 4 तक रुक जाएंगे, है ना। उसके बाद देखना आप इसकी बात करूँगा तो ये A21 A22 A23 A24, इसी तरह से ये कितना हो जाएगा A31 A32 A33 A34। अब अगर मैं एक क्वेश्चन, जैसे आप पोजीशन तो समझ गए, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ये आपसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 4 3 2 1 9 7 6 0 8 2 5 6। अब मैं पूछूंगा कि भाई ये 9 का पोजीशन बताओ, 9 कहाँ पर है। तो सीधा सीधी 9 के पास जाना बच्चों, इससे रो बनाना, तो कितने नंबर के रो है, तो दूसरे नंबर का रो है, तो यहाँ A लिखना दूसरे नंबर के रो। कॉलम बनाना, कितने नंबर का कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है, तो 1 नंबर के, तो A21 हो जाएगा। 9 का पोजीशन कहाँ हो जाएगा A21। अगर मैं कहूँगा कि 3 का पोजीशन कहाँ है, 3 का पोजीशन क्या है, तो 3 के पास पहुँचोगे आप, पहले रो बनाओगे तो ये पहला रो है ना, फिर कॉलम बनाओगे तो ये दूसरा कॉलम है, माने कि A पहला रो दूसरा कॉलम, तो 8 1 2 में 3 का पोजीशन है। अगर मैं 5 का पोजीशन पूछूं बच्चों, तो 5 का पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, तो 5 का पोजीशन में सबसे पहले 5 के पास जाओ, पहला रो बनाया तो ये तीसरा रो में है, कॉलम तीसरा भी है, तो ये कितना हो जाएगा A33 है। तो इस टाइप से हम आसानी से पोजीशन बता सकते हैं किसका, तो हम एलिमेंट्स का पोजीशन बता सकते हैं कि किस जगह पर है ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत आसान है। अब जैसे एक चीज़ और होता है इसमें एक चीज़ और होता है, एक और क्वेश्चन इसमें टाइप बनता है कि अगर हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आप लोग के लिए। जैसे अगर मैं कहूँगा कि भाई एक मैट्रिक्स ए बनाना है, जो एलिमेंट है Aij दिया हुआ है m×n, ठीक है, और ये तो हमारा मैट्रिक्स होता है। अगर मैं कहूँ कि एक मैट्रिक्स बनाना है हमको, कितना Aij एलिमेंट है 2×2 का बनाना है, और Aij लिंक है किससे, i+j से, और इसको हम लोग क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, समझना ध्यान से, बहुत आसान होता है। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना मतलब मैट्रिक्स बनाना, मतलब मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया गया है इस टाइप का, कितना ऑर्डर होना चाहिए 2×2, और Aij मैंने एलिमेंट क्या है i+j कर देना है, माने कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा पहला i होगा दूसरा j होगा, फिर दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो भाई A हमको जो चाहिए वो 2×2 ऑर्डर का चाहिए। कितना ऑर्डर का चाहिए बच्चों, 2×2 ऑर्डर। तो मान लेते हैं ये पहला A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ये हमारा देखो तो 2×2 ऑर्डर का है। अब एलिमेंट जो है ना इस फार्मूले से लिंक है, तो एलिमेंट जो फार्मूले से लिंक है उसको लगा दो। चूँकि हम Aij जान रहे हैं वो क्या है, i+j है। तो मैं A11 की बात करूँ तो i की भी वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A12 कि भी किसके बराबर हो जाएगा, A12 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 + 2 के बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर। तो ये 2 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 1 के बराबर, तो ये भी 3 के बराबर। और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हो A11 की जगह 2, A12 की जगह 3, A21 की जगह 3, इसकी जगह 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं कहूँ एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक मैट्रिक्स बनाना है Aij जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 और Aij कनेक्ट है किस टाइप से, Aij कनेक्ट है i-j का मोड,
आई माइनस जे का मॉड, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाओगे? तो भाई हमें बोला है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, तो एक मैट्रिक्स ले लिया। इस बार ऑर्डर जो हमारा चाहिए 2/3, माने कि हमारा जो रो होगा वो 2 होगा और कॉलम कितना होगा 3 होगा। तो A11 ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, A21 ले लिया, A22 और A23 ले लिया। तो क्या ये देखो 2/3 ऑर्डर का है, 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम है या नहीं है? है सर, तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो A11 निकालेंगे। तो A11 मतलब आई माइनस जे का मॉड करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 ही हो जाएगा। A12 1 माइनस 2 का मॉड, तो 1 माइनस 2 का मॉड हो जाएगा -1 का मॉड, तो इसका वैल्यू क्या होगा +1, है ना। A13 का वैल्यू करना है तो 1 माइनस 3 कर देंगे, तो ये -2 का मॉड आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। फिर इसी तरह से हम निकाल लेते हैं A21, तो A21 की वैल्यू मॉड ऑफ 2 माइनस 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। A22 की वैल्यू निकालनी है तो 2 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। A23 की वैल्यू निकालना है तो 2 माइनस 3, तो इसकी भी वैल्यू -1 का मॉड आएगा, तो ये +1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे अब लिख दो, तो ये मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या आएगा? पहला 0, फिर 1, फिर 2, 1 0 1। तो देखो ये हमारा क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। और AIJ किससे कनेक्ट था? इससे कनेक्ट था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा, एक और टाइप क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया, मान लो कि आपको कितना 18 एलिमेंट दिया गया। कितना एलिमेंट दिया गया? 18 एलिमेंट्स दिया गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप 18 एलिमेंट को यूज करके आप कितने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स बना सकते हो। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन 13 एलिमेंट दे दिया या 12 एलिमेंट दे दिया, कुछ भी इस टाइप के एलिमेंट्स आपको दे दिया गया और बोला कि आप कितने मैट्रिक्स अलग अलग टाइप का बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, देखो आपके पास जो एलिमेंट्स है वो 18 है। m इंटू एन मैंने रो इंटू कॉलम करके कितना लाना है 18 लाना है। तो बताओ m इंटू एन करके मुझे 18 लाना है, तो m और n की क्या क्या वैल्यू रखा जा सकता है और जिससे हमारा 18 आ जाए। और वो भी क्या होना चाहिए, हम लोग को जो भी नंबर लेंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी रूट वगैरह ले लेना है। समझे कि नहीं? तो सर एक काम करते हैं सर कि m की वैल्यू 1 रख देते हैं और n की वैल्यू 18 रख देते हैं, तो भी हमारा 18 आएगा। तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये 1:2 क्या होगा 1:18 1:18 और मतलब 1:18 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। इसी तरह से आप कोई सोचेगा सर 18:1 भी तो ले सकते थे, तो ये भी बन जाएगा। अब अगर 2:9 की बात करें तो भी बन जाएगा 18, है ना। 9:2 की बात करें तो भी 18 बन जाएगा। 3:6 की बात करें तो भी 18 बन जाएगा। 6:3 की बात करें तो भी 18 बन जाएगा। अब कोई नंबर है जिससे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं 18, तो अब तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब कितना मतलब अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। माने कि हम 18 एलिमेंट को यूज करके टोटल 6 अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर कोई कह दिया कि ना 13 एलिमेंट को यूज करके बनाना हो, तब क्या करोगे? तो 13 एलिमेंट को यूज करके बनाना हो तो हम 1:13 बना सकते हैं या 13:1 बना सकते हैं। तो इस केस में हम 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 13 एलिमेंट यूज हो जाएगा। ये देखो इसमें ऑर्डर में देखें तो ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम, तो अलग अलग मैट्रिक्स आपको बनेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैट्रिसेस पढ़ा और कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट को यूज करके कैसे बनाएंगे, तो ये सब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ना है बच्चों वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जा रहा हूँ ना, आप भी बनाते चले जाना, ठीक है। आपको जैसे जो लिखाता जा रहा हूँ उसको ज़रूर बनाना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या मतलब होता है इसको समझना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें पहला चीज़ क्या है कि हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। माने पहला क्या होगा, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा चीज़ क्या होता है, सब चीज़ हम लोग लिख लेते हैं फिर देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्या क्या आएगा, पहले एडिशन कैसे करते हैं वही देख लेते हैं ना। एडिशन ऑफ
मैट्रिसेस में क्या होता है। देखो, दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ए हमारे पास AIJ एक मैट्रिक्स है और एक बी हमारा क्या है, BIJ एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर m/n है, इसका भी ऑर्डर m/n है। पहला बात ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं, हम दो मैट्रिक्स को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, है ना। A+B होगा, A+B होगा व्हेन ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाए, ऑर्डर ऑफ B। मतलब अगर A का ऑर्डर m/n है तो B का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n होगा, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो सपोज करो कि हमें क्या मिलेगा एलिमेंट, ये A और B को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब वो सपोज करो क्या है, वो CIJ है, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m/n ही होगा, m/n ही होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया A, ऑर्डर क्या है इसका 1 2 3 1, 2/2 ऑर्डर का, कितने बाय कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। B एक एलिमेंट लिया, मैट्रिक्स लिया 0 2 1 और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब हम ऐड कर सकते हैं। इसके एलिमेंट हमारे पास A+B करने जा रहा हूँ, तो A+B में क्या करोगे, 1 2 3 1 प्लस का 0 1 2 1 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर अभी भी वही सेम ही है। अब देखो, जब हम ऐड करेंगे ना तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है, माने कि इसका जो A11 है इसके A11 से * हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो A+0 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तो हम इस प्रकार से मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ना तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दूसरा बात इसमें आता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये इम्पोर्टेंट, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है समझना है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको ये चीज़ देखना है कि स्केलर का मतलब होता है नंबर। अब नंबर जो है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो सिंपली सपोज करो कि हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास कैसा था AIJ m×n, है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक स्केलर इस पर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ कि K से मल्टीप्लाई कर दिए 1, तो ये क्या हो जाएगा KAIJ m/n, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 1 4। अब इसका अगर ऑर्डर की बात करें बच्चों तो ये 2:3 ऑर्डर हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक कांस्टेंट 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस पे, A में, तो इसके जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो ये जगह 7 14 21 14 7 28। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा उस बस केवल उसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है समझना। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत काम का है बच्चों, अभी जितने सारे छोटे छोटे बातें हैं ना आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं पहला प्रॉपर्टीज़ की बात करूं कि जैसे दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसके बाद हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अगर सपोज करो K1 + K2 है और बाहर में A है, तो K1A लिख सकते हैं और K2A लिख सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा जैसे मान लो K1 एक कांस्टेंट है, K2 एक कांस्टेंट है, बाहर इस स्टेप से हम तो K1 बाद में K2 और ये को मल्टीप्लाई, ये दोनों तो सेम हो गया, इसमें हम लोग थोड़ा सा ये पीछे आते हैं। K1 इस पे हम लोग K1 K2A कर सकते हैं, या फिर K1A
इंटू K2 कर सकते हैं, तो भी सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस चौथी बात में अगर कहूँ तो अगर मान लो माइनस के से इंटू किए हैं A को, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के A के भी बराबर हो सकता है, माइनस के A के भी बराबर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये था हमारा स्केलर मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाद की क्लास में देखूंगा। अभी फ़िलहाल हम क्या बात कर लेते हैं, एक दो बात और कर लेते हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। ट्रांसपोज क्या चीज़ होता है ये समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें तीसरी बात, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना, इसका क्या मतलब होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान चीज़ें हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, आप इस बात को समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 6 7 4 3 1, है ना, 4 2 3, ऐसा एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर की बात करूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 रो और 4 ठो कॉलम है, 3/4 हो गया। तो ट्रांसपोज को ना बेसिकली हम डिनोट करते हैं A के पावर T या फिर A के पावर डैश में, ये ट्रांसपोज ऑफ A हो गया। अगर A के पावर T लिखा है या फिर A के पावर डैश लिखा है तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ A। ये डिनोट करने का तरीका है। बेसिकली इसमें घटना क्या घटता है ये समझेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें, तो जो ये रो है ना, जो रो है ना उसको कॉलम बना दो, और कॉलम जो है उसको ऑटोमेटिक रो बन जाएगा। तो देखो जो रो है उसको हम कॉलम बना रहे हैं, तो आर को है ना कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलम बनाना मतलब इसको पूरे एलिमेंट को ना शिफ्ट कर देंगे ऐसे, है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टली था, अब सारे एलिमेंट को वर्टिकली शिफ्ट कर दो, तो ये पहले आएगा 2, फिर आएगा 3 1 और ये 4। इसी तरह से R2 के एलिमेंट को लिख दो 4 6 7 2, इसी तरह से R3 को लिख दो 4 3 1 3। तो अब ये जो चीज़ चेंज हो गया वो 4:3 हो गया, माने ये 3:4 था तो ये 4 क्या हो गया, 3 हो गया। तो जस्ट क्या हो रहा है कि जब हम ट्रांसपोज की बात करेंगे तो रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल एक और लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, ये हमारा 1/4 मैट्रिक्स है। मैं अगर इसकी ट्रांसपोज की बात करूँ तो सीधा सीधी जो ये रो है ना उसको ऐसे लिख देना है, तो 1 2 3 4, तो ये इसका आप देखो कितना हो जाएगा 4:1। तो इसमें क्या देखना है कि जो आई होता है ना वो जे में चला जाता है, जे जो है वो आई में आ जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें, जैसे A बराबर मान लो AIJ M:n, एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। तो A का ट्रांसपोज या फिर A डैश क्या हो जाएगा हमारा, देखो जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसपोज कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपोज समझना है ना। अब देखो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको समझो, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको समझो। प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा है, 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मैट्रिक्स में ना, जो प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंट बात जो आपको लिखाया जाएगा इसको आप ना अच्छे से समझना बहुत आसान होता है और एग्ज़ाम में भर भर के पूछा जाता है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और फिर मन किया कि फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो फिर से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ समझना कि अगर A + - B में ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप जस्ट A के ट्रांसपोज कर दो, और प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। तीसरा, अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ A का ट्रांसपोज करना हो तो क्या करना, लैम्डा को बाहर कर देना, A पे ट्रांसपोज लगा देना। चौथी बात, अगर हम AB का ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो बच्चों ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, और ये इम्पोर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या कर देना है, जस्ट ऑर्डर को रिवर्स कर देना है,
ऑर्डर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, कुछ नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे पूछता है ए बी सी का ट्रांसपोज तो कैसे लिखेंगे इसको। तो देखो ऑर्डर को क्या करना है, ऐसे लाना है, माने कि सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी जा सकते हैं, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, है ना। या फिर हम ए सी बी भी जा सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, है ना। तो मतलब कि ये ऑर्डर जो होता है ना साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का क्या मतलब होता है ये समझो, है ना। ये कभी कभी देखो ये तो सही है ही, सबको रिवर्स कर दिए, लेकिन ये सब भी सही है। तो ये साइक्लिक का क्या मतलब होता है समझना। तो ये जैसे अगर मान लो हमने ऐसा बनाया एक फिगर, ए और ये बी और ये सी है ना। जैसे इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, ये सी है, ऐसे घूम रहा है। तो ये साइक्लिक जो ऑर्डर है ना उल्टा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसकी बात करूँ, ए बी सी का ट्रांसपोज की बात करूँ, तो जस्ट हमको इस साइक्लिक को उल्टा करना है ना। तो कैसे जाएंगे, तो भाई हम सी बी ए में आएंगे, तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, या फिर क्या आ सकते हैं, बी ए सी आ सकते हैं, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, है ना। या फिर हम सी बी ए भी आ सकते हैं। तो क्या आ सकते हैं, सी बी ए, सी बी तो आज ए आ ही चुके हैं, क्या क्या आए थे, बी ए सी गए, फिर ए सी बी भी जा सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अगर ये पूछा तो आप अगर ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो वो जा सकता है ना। और पूछेगा कैसे, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को बनाऊं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो कैसे आंसर करोगे, इसमें ऐसा दिया रहेगा कि ए बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू, है ना, ऑप्शन नंबर ए दे दिया कि सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी दे दिया बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर सी दे दिया बी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। तो बोलेगा कौन सा गलत है, तो भैया साइक्लिक ऑर्डर जिसका गलत होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं सी बी ए की बात करूँ तो सी बी ए सही है सर, ये एक सही है, बी ए सी सही है, बी ए सी ये भी सही है सर, बी सी ये सही है, बी से सी गया फिर नहीं, ये तो गलत है सर, मैंने यही हमारा इनकरेक्ट होगा। ए सी बी, तो ए सी बी ये भी सही है, जस्ट उसके विपरीत चलना है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से आपको उलझा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो ये ट्रांसपोज का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जो बेसिक बातें जानना है, ये जानना है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग दो तरीके से समझेंगे, है ना। तो पहला चीज़ हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान से समझना है सब चीज़ को, एकदम चबा के खाओ सब लोग, ठीक है, चबा के पढ़ो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। अब इस चीज़ को ना हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक तो साइज के अनुसार और एक को रिस्पेक्ट टू वर्च्यू के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम मैट्रिक्स की बात करूं तो बहुत आसान होता है बच्चों। मेरी इस बात को अगर आप समझ लोगे ना कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। मैंने पहले लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद ना मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला होता है रो मैट्रिक्स, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम है, इसलिए एकदम घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये साइज के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो भी होगा वो स्क्वायर का ही टाइप होगा। तो अब ये 6 बात को आपको समझना है जो मैंने लिख डाला। अगर 1 मिनट टाइम दे दोगे ना इसको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा।
जैसे पहला जो हमारे पास है वो है रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूँगा जब आप नोट्स बनाओगे तो दो दो एक्स्ट्रा एग्जांपल आप लोग अपने मन से देना, ठीक है। अगर ये काम आप कर लिए तो चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से समझ में आएगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा देर से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिलहाल मैं साइज के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम लिखा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, सीधा सीधी जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो, है ना, रो की संख्या एक हो, रो की संख्या क्या हो, एक हो, कॉलम ज़्यादा हो, जितना हो सके कॉलम। यहाँ पे एक ही बात आपको याद रखना है, केवल एक रो वाले, ओनली वन रो हो, कॉलम कितना हो ये मतलब नहीं है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉलम, माने कॉलम की संख्या एक होगी, रो का कितना होगा पता नहीं, है ना। तो रो क्या होगा, ओनली वन रो होना चाहिए, कॉलम हमारा क्या होगा, कॉलम में भी मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, है ना। अब इसमें रो क्या होगा, तो रो मोर देन वन, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में याद रखना कि हॉरिजॉन्टल में जो कॉलम होगा ना वो हमेशा, कॉलम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रो से बड़ा होना चाहिए। कॉलम की जो संख्या होगी वो रो से क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए। वर्टिकल में क्या होगा कि कॉलम माने रो जो है वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। मैं हर एक का एग्जांपल लूँगा, आप समझना इसमें, ठीक है। रेक्टेंगुलर कब होगा, जब रो और कॉलम डिफरेंट होगा, माने कि रो जो होगा वो नॉट इज इक्वल टू कॉलम के बराबर। और स्क्वायर कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाए, रो बराबर क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। आप देखना पहले मैं क्या बोला, इसमें मैंने बोला ओनली वन रो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, कॉलम कितना होगा ये मतलब नहीं है। इसमें कॉलम कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, रो कितना होगा ये मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा, कॉलम जो होगा, जैसे हम m इंटू एन लिखते हैं ना, तो इसमें n हमारा ग्रेटर देन m होना चाहिए, इसमें m हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए और यहाँ m बराबर n होना चाहिए। ये बात अगर आप समझ गए तो अब इसकी एग्जांपल बहुत आसानी से दे सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज। अभी जो मैं बता रहा था ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है। फटाफट आप आंसर करो। जैसे मैं अगर कॉलम रो की बात करूँ तो एक रो वाले होते हैं, एक ऐसा अगर मैं बना दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। अगर मैं ऐसा बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग लिखना, है ना। तीसरा अगर मैं ऐसा बना दूँ 1 2 3 1 4 7 2 1, ये क्या होगा इसके बारे में बताना, है ना। 1 2 1 4 3 1 इसके बारे में बताना ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। और अगर 1 2 3 4 1 2 7 1 6 2 जो भी है 3 1 ऐसा कुछ भी मैं लिख डाला, है ना, या फिर 4 2 1 2 1 2 0 1 1, आप बताना ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। आप बहुत आसानी से आप बता सकते हो। अभी जस्ट सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का ऑर्डर होगा 1:4 4:1। देखो इसमें 1 रो है, इसीलिए इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसमें एक ही तो कॉलम है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब रो की बात करें ना हॉरिजॉन्टली रहेगा, कॉलम की बात करें तो वर्टिकली रहेगा, ये याद आपको रखना है। इसमें अगर की बात करूं तो 2:4 है, माने कि n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका नाम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में याद रखना कि जो कॉलम होगा वो रो से बड़ा होनी चाहिए। इसमें 3:2 है, तो यानी कि हमारा n जो है m जो है ग्रेटर देन n है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर ये कोई पूछे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये भी एक क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि इस बात को फॉलो किया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स है
है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम है, माने कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्या सर ये भी रेक्टेंगुलर होगा, जी बिल्कुल ये भी रेक्टेंगुलर होगा और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू साइज। आप नोट्स बनाते चलना, अपना वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब स्पेशल टाइप में आता हूँ, जो इस पर मतलब कि इसी में से एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशलाइजेशन करने जा रहा हूँ, इसको आप समझना है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, माने कि स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस में क्या है इसको समझना। स्पेशल केस हम लोग किसको जान रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब जो भी घटना, इसके बाद जो भी घटना घटेगा वो क्या होगा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ओनली, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं OSM। अगर मैं बोलूँगा OSM तो आप लोग समझना क्या चीज़, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ गया भाई कि अगर m बराबर n है, माने कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको लिखने का तरीका है Aij m/m, है ना, या n/n। इसको मैं Aij n/n भी लिख सकता हूँ। अब जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 2 1, तो ये हो गया 2/2। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2, है ना। 2 केवल पढ़ देने से पता चल जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैंने रो और कॉलम उसमें क्या है, 2 और 2 होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अब टाइप में देखो पहला क्या आता है, तो पहला अगर आएगा तो उसका नाम है नल मैट्रिक्स। क्या नाम है, नल मैट्रिक्स, या फिर इसका नाम जीरो मैट्रिक्स भी है। नल मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ये दोनों को पहले समझ लो, फिर आगे हम लोग जानेंगे। देखो नल मैट्रिक्स क्या होता है कि नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, कोई दिक्कत नहीं। नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, बट स्क्वायर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करूं कि जैसे ऐसा लिख डालूं, माने कि हर एक एलिमेंट अगर 0 के बराबर आ गया, हर एक एलिमेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो तो भी वो नल मैट्रिक्स होगा। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसकी जो मतलब दिखेगा आपको इस टाइप से, या तो 1 1 1, है ना, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 3rd बाय 3rd ऑर्डर का। अगर मैं 2/2 की बात करूँ तो 1 0 0 1, तो ये क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो इसकी क्या खास बात है इसको समझना, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो लीडिंग डायगोनल होगा, मेन डायगोनल होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लिया ऐसे, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होगा तो बराबर होना चाहिए A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस बात को समझोगे ना तब बहुत क्लियर कर पाओगे। 3:3 ऑर्डर का एक सपोज करो मैट्रिक्स ले लिया, है ना। अब जिसमें देखो A11 A22 A33 ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसको क्या कहेंगे, मेन डायगोनल
या फिर इसका नाम होता है लीडिंग डायगोनल। इस रेक्टेंगल की तरह आप इसको इधर से भी मत ले लेना कि ये भी तो डायगोनल है सर, नहीं, इसमें मैट्रिक्स में ये देखा जाता है ना कि जो सेम मतलब कि ये 1 1 ये 2 2 ये 3 3 है ना, रो और कॉलम जो इसमें सेम होता है उसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं, या तो फिर उसको मेन डायगोनल कहते हैं। आप एक चीज़ और देख पा रहे होगे इसमें, जो इधर के जो एलिमेंट्स हो गए है ना, ये ट्रायंगल टाइप का जो बनेगा, या फिर इधर का जो एलिमेंट्स हो गए, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफ डायगोनल। इसको क्या कहते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसी तरह से नीचे भी हमारा क्या कहलाएगा? ये ऑफ डायगोनल कहलाएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या देख रहे होगे कि अगर सपोज करो कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, तो उस समय एक मैट्रिक्स इस टाइप का दिखाई देगा आपको। अगर सपोज करो मैंने डायगोनल का कुछ रखा, मान लो 2 0 0 0 4 0 0 0 5 ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का। तो आप ये देख रहे होगे कि जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, ये क्या है? नॉन जीरो है, और बाकी जो बच गया वो क्या है? जीरो है। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस चीज़ को ना रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। एक को हम लिखेंगे DIAG और सिंपल यहाँ क्या कर देना है? 2 4 5 कर देना है। तो बस डायगोनल के एलिमेंट में 2 4 5 होगा, बाकी सब क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ कि अगर डायगोनल ऐसे लिखा हुआ है 3 7 9 ऐसा लिखा हुआ है, और अगर आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया गया तो क्या करना? तो 3 0 0 लिखना, 0 7 0 लिखना, 0 0 9 लिखना। आप इसको ऐसे कर देना, ये हमारा मैट्रिक्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और सारा खेल ही किस में है? डायगोनल में है। तो देखो डायगोनल से क्या क्या कट के निकलेगा, सोचो। जैसे अगर मान लो इसके डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हो जाए, जैसे अगर सपोज करो कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया, ए डैश, ये डैश नहीं, मान लो कि ये ही रखते हैं, चलो, है ना, जिसमें 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इस टाइप से ले लिया, या फिर मैंने बी ले लिया इस टाइप से कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना वो सेम है। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम है। अगर मैं इसको जनरल कहूँ तो सपोज करो कि जो ए हमारा मान लेते हैं K 0 0 0 K 0 0 0 K ऐसा लिख दूँ, तो अगर ये कांस्टेंट K हमारा क्या हो? K का वैल्यू 0 और 1 को छोड़ दें, 0 और 1 को 0 छोड़ दें, केवल किसको छोड़ दें? 0 ही छोड़ दें। तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, स्केलर। डायगोनल तो कहलाएगा, लेकिन ये स्पेशल है, डायगोनल का स्पेशल है, डायगोनल का स्पेशल है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि सारे डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सेम है, सेम स्केलर है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स में याद रखना है कि भाई डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, के ऐसे सेम होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। माने कि डायगोनल से आया स्केलर, और स्केलर में भी एक स्पेशल केस आ जाता है आइडेंटिटी या यूनिट, है ना, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या स्पेशलिटी है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे लेकिन 1 1 ही होंगे। क्या क्या होंगे? 1 1 1 ही होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसको लिखना हो तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो इसको लिखना हो तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 लिख सकते हैं। इस चीज़ को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो ना तो एक तरीका ये भी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये भी एक तरीका होता है। ए एक मैट्रिक्स है, AIJ ले लिए, है ना, ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली n/n लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, है ना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका देखो डायगोनल के एलिमेंट को हमको 1 रखना है या फिर नॉन जीरो रखना है, स्केलर कुछ भी, है ना। ये क्या रखना है? नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो कब? जब AIJ
में आई इज इक्वल टू जे बराबर हो, आई इक्वल टू क्या हो, जे के बराबर हो, आई इक्वल टू किसके बराबर हो, तो जे के बराबर हो, आई इक्वल टू जे के बराबर हो। और अगर आई नॉट इक्वल टू जे के बराबर हो तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो और जीरो का खेल है, तो ये चीज़ यहाँ पे इसको लिख सकते हो, है ना, कि ए आई जे एम क्रॉस एन में ये होगा जब ए आई जे में क्या होगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, माने जीरो के अलावे कुछ होगी, जब आई का वैल्यू जे हो, यानी कि डायगोनल से माने सेम है, आई बराबर 1 1 में 2 2 में इस टाइप से क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बाकी जीरो हो जाएगा जब आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू जे। तो ये भी एक तरीका है जिसको याद रखना है। और ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर मैं स्केलर की बात करूँ तो स्केलर में क्या हो जाएगा, स्केलर में क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ए आई जे डिफाइन कैसे रहेगा, तो ए आई जे डिफाइन रहेगा, ये के होगा जब के इज इक्वल टू जे, और यहाँ पे जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। और अगर ये आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में क्या होगा, तो ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए आई जे एम इज टू एन, ए आई जे इज इक्वल टू यहाँ 1 होगा जब आई की वैल्यू जे, और यहाँ 0 जब होगा जब आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू जे होगा। अब इस बात को इसको समझना ध्यान से। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लिखा हूँ, यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23, अब यहाँ पे A31 A32 A33 ऐसा लिखा है। बहुत बच्चे अगर उस बात को नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसको देख करके आप समझ सकते हो। ये हमारा 3:3 है, ये भी m है या तो n है, ये भी n है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आई जे में i का वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 3 है। तो और इसमें क्या है, दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो आप ये देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, i इक्वल टू जे है, इसमें i इक्वल टू जे है। और इसमें क्या है, i जो है वो लेस देन जे है, i जो है वो क्या है, लेस देन जे। देखो ना, हर जगह देखो i छोटा है किससे, जे से, और इसमें क्या है, i ग्रेटर देन जे है। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान देना। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए हैं तो डायगोनल वाला में i बराबर जे होगा, ऊपर क्या होगा, i लेस देन जे होगा, नीचे क्या होगा, i लेस ग्रेटर देन जे होगा। तो यहाँ से 2 मैट्रिक्स और निकल के आता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ठो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। हाँ, तो जानेंगे हम लोग किसके बारे में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद जानेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे यूटीएम, और ये भी ओएसएम होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान देना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिंपली क्या होगा कि देखो, जो आई जहाँ पे ग्रेटर देन जे होगा ना, इसमें ध्यान देना, आई जहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा वो ए आई जे का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आई लेस देन जो जे होगा, है ना, आई लेस देन जो जे होगा वो क्या होगा, आई लेस देन जो जे होगा वो ए आई जे वहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इस बात को समझो और इसको कैसे लिखते हैं समझना। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लिया जिसमें हम लिख रहा हूँ कि इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, तो सपोज करो मैं 1 2 5 0 2 4 0 0 3 ले लिया, है ना, ये मैट्रिक्स ले लिया। और यहाँ यहीं पे हम फिर बता देता हूँ, लोअर ट्रायंगुलर भी बता देता हूँ, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग LTM बोलेंगे, LTM, UTM LTM। अब इसमें क्या होगा कि आई लेस देन जहाँ 0 होगा, आई लेस देन जहाँ जे होगा वहाँ ए आई जे क्या होगा, 0 होगा, और आई ग्रेटर देन जहाँ जे होगा वहाँ ए आई जे क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब इस बात को समझते हैं। और जहाँ पे सिंपली जहाँ पे ए आई इसको इक्वल भी कर सकते हो, इसमें भी क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, मतलब कि बराबर वाले में भी नॉन जीरो होगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बी ले लेता हूँ। बी में क्या करता हूँ कि 2 0 0 4 6 0 3 2 0 ऐसा ले लिया, 4 3 2 6 7 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का ले लिया।
तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो लीडिंग डायगोनल है हमारा, लीडिंग डायगोनल, तो इधर क्या है, इधर हमारा i लेस देन जे है और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा क्या है, i ग्रेटर देन जे है। तो i ग्रेटर देन जहाँ पर j है वहाँ पे सारे एलिमेंट्स जीरो है, और यहाँ i लेस देन जे या फिर इक्वल टू जे है वहाँ पे क्या है, नन जीरो है। तो ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, इस टाइप के जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इसमें सीधा सीधी ये भी कह सकते हो कि जो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब डायगोनल के जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा, सब जीरो होगा। डायगोनल के जो लोअर पार्ट होगा वो सब क्या होगा, जीरो होगा। हम इसको LTM तभी कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब अपर पार्ट, मतलब कि अपर पार्ट ये हो गया, ये हमारा अपर हो गया और ये हमारा लोअर हो गया। इसमें लोअर जीरो हो रहा था, इसमें अपर जीरो हो रहा था। तो जस्ट उल्टा, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर पार्ट क्या होगा, लोअर पार्ट क्या होगा, लोअर पार्ट जीरो होगा, लोअर पार्ट जीरो हो जाएगा। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, अपर पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ये बच्चों मैंने आपको बताया आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक, NCERT में आपके यही है। और अभी और बहुत कुछ जानना है जो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे मैट्रिसेस है जो एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, क्योंकि अब के एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा रहा है, इसलिए आपको कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। तो अब इस यहाँ तक आप देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग और डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग और बारीकी से पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए मनोबल बना रहे हैं, तो आप हमें मदद करो। आपकी शेयर, आपकी लाइक, आपकी कमेंट ही मुझे मजबूती बनाएगा और इस टाइप का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद सभी को।